भारत में शादियां हो नहीं रहा है और भारत का जो मेंस है वो अब शादी नहीं करना चाहते। 26 से 40 साल की उम्र के 42% युवाओं ने ये कहा कि वो ना तो शादी करना चाहते हैं और ना ही बच्चों की जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं। और भारत के मेंस का मैरिज से ट्रस्ट पूरा खत्म हो चुका है। पहले तो लड़कियां शादी करने से डरती थी क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी और भी बहुत सारे केसेस होते थे। लेकिन आजकल लड़के शादी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनको फर्जी केसेस में फंसाकर उनसे एलिमनी और भी भारी मात्रा में मेंटेनेंस लिया जाता है। Please don't tell the court that this is all a person requires. 6,16,300 per month. Does anybody spend this much? A single lady for herself? और कई लड़कियों ने इसे तो एक बिजनेस बना लिया है क्योंकि लड़की खुद 1 लाख से ज्यादा कमा रही है और एक हस्बैंड से 40 लाख ले चुकी है और वो दूसरे हस्बैंड से भी मेंटेनेंस मांग रही है। और ये रियल केसेस है। एक और केसेस देखो, एक वाइफ ने अपने यूएस बेस्ड हस्बैंड से 500 करोड़ की एलिमनी का केसेस डाला और इस केस में पूरे परिवार का नाम लिखवा दिया, हस्बैंड का 85 साल का फादर का नाम, और सुप्रीम कोर्ट ने 12 करोड़ में इस केस को सेटल करवाया। और डिवोर्स जैसे हॉरर स्टोरी अपने साथ ना हो इसलिए आजकल के लड़के सिंगल ही रहना चाहते हैं। और डिवोर्स जैसे हॉरर स्टोरी अपने साथ ना हो इसीलिए लोगों को शादी करने से बेटर लगता है सिंगल रहना। और अगर शादी हो भी जाता है तो फिर अपने घर पे इतना ज्यादा वायलेंस होता है जो बाद में इस शादी को चलने ही नहीं देते। एक तो लड़के की माँ, दूसरी लड़के की बीवी, तीसरे लड़के की बीवी की माँ, ठीक है, इन तीनों की वजह से ये हो रहा है। और कुछ लोगों ने शादी से ज्यादा अपने करियर को प्रेफरेंस देने लगे और कुछ लोगों के हिसाब से शादी इतना कॉस्टली चीज हो गया है और लाइफ इतनी अनसेटल है जो ये स्टेप लोग लेना ही नहीं चाहते। अब क्या भारत में शादी टूटने का रीजन अरेंज मैरिज है और लव मैरिज इसका एक सोल्यूशन हो सकता है? तो चलो इस पे भी थोड़ा बात करते हैं। भारत में आज भी ज्यादातर मैरिजेस अरेंज ही होते हैं। 2018 के एक सर्वे में पता चला है कि भारत में 90% मैरिजेस अरेंज ही होते हैं। अब एक अरेंज मैरिज होती कैसे है? पहली बात तो भारत इतना बड़ा देश है कि कोई भी विवाद एक साथ सब लोगों पे अप्लाई नहीं हो सकता। और इसके अलावा हमारे यहाँ पे काफी अलग अलग कस्टम्स और कल्चर्स भी है। और जनरली देखोगे तो 25 की एज को हमारे यहाँ देखा जाता है कि अब शादी की उम्र हो चुका है और घर वाले रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं क्योंकि रिश्ता ढूंढना और शादी करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। आपने शायद देखा ही होगा कि कोई ना कोई रिलेटिव रिश्ता बताता है, जैसे कि कोई मामा, फूफा, बुआ, कोई भी हो सकता है। और ये लोग दोनों फैमिलीज को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और लड़के लड़की का बायोडाटा एक्सचेंज होता है और फिर लड़के वाले लड़की को देखने पहुंच जाता है। इसके बाद बहुत सारा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी होता है। मतलब लड़की वाले देखते हैं कि लड़के वालों के पास काफी धन दौलत है कि नहीं, सोसाइटी में इनकी कितनी इज्जत है, और लड़के वाले देखते हैं कि लड़की वाले कितना बड़ा प्रोग्राम कर सकते हैं। अब लेने देने की बात तो पहले मीटिंग में ही हो जाती है, लेकिन इसमें कोई भी लड़के वाला ये नहीं कहता है कि हमें गाड़ी चाहिए या फिर सोना चाहिए। बस सबका एक ही डायलॉग होता है कि हमें बस 2 जोड़ों में लड़की चाहिए, हमारे पास तो किसी चीज की कमी नहीं है। और लड़की वाले भी लड़की का ऐसे इमेज बनाती है कि जैसे कि उससे सुशील और समझदार लड़की पूरी दुनिया में नहीं है। और अगर फैमिली थोड़ा ओपन माइंडेड हो तो किसी मंदिर या किसी रेस्टोरेंट में लड़के और लड़के का मीटिंग भी करवा देते हैं, जिसमें तो वो आधे से ज्यादा टाइम शर्माने में वेस्ट कर देते हैं और मीनिंगफुल बातें एक भी नहीं होता है। और फिर इसके बाद रिश्ता पक्का हो जाता है एंड मैक्सिमम 6 महीने के अंदर शादी भी करवा देती है। और इस पीरियड में कुछ फैमिलीज लड़के लड़की को फोन में बातें करने के लिए अलाउ कर देती है, लेकिन बहुत सारी फैमिलीज में दोनों लोग सीधे शादी वाले के दिन ही मिलते हैं। एंड यहाँ पे ही बेसिकली दोनों लोग इस भरोसे में शादी कर लेता है कि घर वाले ढूंढा है तो अच्छा ही होगा, या घर वाले दबाव बना के इनका चलने नहीं देते हैं और अपने मर्जी से जहाँ चाहे वहाँ शादी करवा देते हैं। कोई भी अपने एक्सपेक्टेशंस, प्रेफरेंस, पास्ट, कैसे लाइफ जीनी है, क्या आदतें हैं, कुछ भी नहीं बताते हैं। पसंद नापसंद के नाम पर फेवरेट कलर, फेवरेट फूड और फिल्म की डिस्कशन करते हैं और उधर घर वाले एक दूसरे को अपना डिमांड बताना शुरू कर देते हैं। और जो बात 2 जोड़ों में लड़की को भेजने की हुई थी वो गाड़ी एंड 20 लाख के प्रोग्राम में पहुंच जाती है। और लड़की वाले पूरी कोशिश करते हैं कि लड़की को अपने सास ससुर के साथ रहना ना पड़े, पहले ही ये लोग सेपरेट हो जाए, क्योंकि सासू माँ ने तो अभी से ही सेवा करने की पूरा प्लान बना रखा है, जबकि लड़की को तो खाने के नाम पर सिर्फ मैगी बनाना आती है। और यही सब रेड फ्लैग्स को इग्नोर करके शादी करवा दी जाती है और मेन प्रॉब्लम यहाँ से ही शुरू होता है।
अब कहने को आजकल टाइम बदल गया है और लोग ओपन माइंडेड हो गया है, पर लड़की की फैमिली के अपने बहू के ऊपर जो एक्सपेक्टेशन होता है वो ज्यादा नहीं बदलता है। आज के टाइम नौकरी वाली बहू सबको चाहिए, क्योंकि साथ मिलके ही तो घर चलता है। लेकिन फिर भी यही एक्सपेक्टेशन है कि बहू पहले घर का काम करे और फिर ऑफिस जाए। सुबह ऑफिस जाने से पहले सबका खाना बना दे और ऑफिस से आके भी सबके लिए खाना बना दे, और इसके बाद लड़के के भी सारे काम भी यही करे, क्योंकि उसे तो कुछ सिखाया नहीं गया है ना। और इसी को तो ही मामाज बॉय कहा जाता है। घर के कामों का सारे बोझ अकेली लड़की पे ही डाल दिया जाता है। लेकिन आजकल लड़कियों के जिस तरीके से अपब्रिंगिंग होता है वो लड़कों से ज्यादा डिफरेंट नहीं है। यही लड़कों को घर के काम सिखाए नहीं जा रहे थे और अब वो चीज लड़कियों के साथ भी हो रहा है। और इससे पहले आप मुझे मिसोजिनिस्ट कहो, मेरा पॉइंट ये है कि कुकिंग जैसे एक लाइफ स्किल सबको आना चाहिए। आइडियली होना चाहिए कि ये लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी सिखाया जाए, कपड़े धोना भी सिखाया जाए, लेकिन ये पूरे उल्टा ही है। और आजकल लड़कियों को लड़कों के जैसे ही रेस किया जा रहा है और उनको भी कुछ भी सिखाया नहीं जा रहा है। अब ये दोनों ही लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं और इन दोनों को ही कुछ भी नहीं आता है। और फिर जब यही लड़की शादी के बाद ससुराल आती है तब प्रॉब्लम वहां से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि मदर इन लॉ तो सोच रही थी अब फाइनली मेरे बेटे का काम उसकी वाइफ करेगी और हमारी सेवा भी वही करेगी, लेकिन ये तो अपना काम ही नहीं कर पा रही है। तो सबसे पहले तो सास ससुर का माथा यही ठनक जाता है और फिर ये भी सोचने लग जाता है कि ये तो दहेज में कुछ भी नहीं लेके आई है, और इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए फिर उसको इनडायरेक्टली ताने भी सुनना पड़ता है। हमारे यहाँ के ज्यादातर लोग शादी के बाद भी अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं, फिर चाहे वो घर कितना छोटा ही हो। इसके वजह से उस कपल के पास बिल्कुल भी प्राइवेसी नहीं होती है। कंसल्टेशन चल रही है, दर्द निकल रहा है लेडी का। कहती गुरुजी टीवी ऑन करके करना पड़ता है रात को। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कर लेते हो जाता है। कहते कलेश सुबह होता है, टीवी ऑन क्यों किया था इतने 10:30-11 बजे। आजकल सब लड़के लड़कियों का काफी एस्पिरेशनल लाइफ हो चुका है कि उन्हें कैसे रहना है और क्या पहनना है। और हनीमून पीरियड तो वो टाइम होता है जो उन्हें सब कुछ एक्सप्लोर करने की मौका मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ मोस्टली फैमिलीज में एक नई बहू को कैसे रहना है इसके बड़े सारे रूल्स और रेगुलेशन होता है। सास ससुर तो चाहते हैं बहू घर संभाले, लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर एक भी नहीं दी होती और फाइनल वर्ड भी उनका ही होता है। और ऊपर से आजकल सबको ही थोड़ा स्पेस चाहिए, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली में ये नहीं मिलता है। लड़की वालों की एक्सपेक्टेशन होता है कि उनकी बेटी को वैसे ही ट्रीट किया जाए जैसे उनको घर में ट्रीट किया जाता था। और अगर लड़की नौकरी करती है तो फिर उनकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है। सबसे पहले तो उनको लड़का ऐसा चाहिए जो उनकी लड़की से 3-4 गुना ज्यादा पैसा कमाती हो। इसके बाद लड़की में भी एक एटीट्यूड होता है कि मैं किसी पे डिपेंडेंट थोड़ी हूँ। और इसके बाद जो वर्किंग वुमेन होती है उनकी लाइफस्टाइल काफी ज्यादा अलग हो जाती है। घर से जल्दी निकलना, लेट आना और बाहर का खाना खाना, और यही चीज सास ससुर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इस बात से अलग से चिक चिक मस्ती है। लड़कियों ने अपने मदर को सेल्फलेसली घर के कामों में पीसा हुआ देखा है। बहुत सी मदर तो पढ़ी लिखी भी थी, लेकिन शादी के बाद पढ़ा लिखा सब कुछ छोड़ना पड़ा। इसके बाद मैरिज के बाद में भी टेंशन थी, घर में लड़ाइयाँ होती थी, और ये सब कुछ हमारे जनरेशन की लड़कियों ने खूब देखा है। इसीलिए आजकल के लड़कियां पहले ही सोच कर रखती है कि अपने शादी में वो कोई भी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाली है, किसी भी तरीके का एडजस्टमेंट नहीं करेगी, और ये जिद भी मैरिज को कॉम्प्लिकेटेड कर देती है। इसके अलावा एक कॉमन चीज नोटिस करी गई है कि नई नई शादी के बाद लड़की की माँ उसके लाइफ में काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहती है। नए घर की चीजें और तौर तरीके फिगर आउट करने की बजाय सीधा मम्मी को कॉल जाती है, जिसके इंटेंशन तो गलत नहीं होते, बिकॉज उन्होंने खुद भी अपने मैरिजेस के बाद वो सब कुछ सहा होता है और वो सब कुछ देखा भी होता है। तो वो अपने बेटी को जरा सा भी इनकन्वीनियंस नहीं देख सकती। लड़की की माँ का ये रोल है कि उसमें उसके साथ ज्यादतियां हुई हैं जो मैन ने करी हैं, मेल जेंडर ने, जो कि उसका पति है, पर वो अपने पति से बदला नहीं ले सकती, उसे मैन से बदला लेना है, दामाद से। वो ये कहती है कि मेरी बेटी के साथ ये ना हो जाए। और इसीलिए लड़के वालों का भी काफी ज्यादा कॉमन शिकायत होती है कि लड़की के पास दिन में 10-10 बार माँ का फोन क्यों आता है, छोटी छोटी बात लड़की अपने घर पे क्यों बताती है। और आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें काफी सारा डील भी बनने लगा है, और यही चीज फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लड़का लड़की के माँ के बारे में लड़की को कुछ भी बोल देता है, फिर लड़की लड़के के माँ के बारे में कुछ भी बोल देती है, और देखते ही देखते वो बात काफी ज्यादा बढ़ जाती है।
और इन सारी चीजों में मोस्टली लड़का फंसता है कि एक तरफ उसकी माँ है और एक तरफ उसकी वाइफ है। कलेश कैसे स्टार्ट होता है? फीमेल कम्स फर्स्ट डे फर्स्ट शो नहीं करती, महीना 2 महीना 4 महीना तो देखा जाता है। वो देखती है कि यार ये जो पति है ना ये ठीक है, लेकिन ये ना इसकी माँ कुछ नौटंकी करती है। दैट इज उसकी नजर में नौटंकी है, और होती भी होगी। ड्रामा, चिल्लम चिल्ली, इमोशनल ब्लैकमेल, रोना धोना, पैसिव एग्रेसिव, साइलेंट ट्रीटमेंट, ये अंग्रेजी के सारे वर्ड्स हैं। एंड ये हर बार ग्राउंड सीड कर देता है और ये बोलता है तुम इतना भी नहीं कर सकती मम्मी के लिए, इतना ही तो बोल रही थी वो, इतना तो हो सकता था, बस इतना इतना, ये इतना इतना करता रहता है, मेरे पे हीरो बनता रहता है ये। तो ये ड्रामा करने की और ये न्यूसेंस करने की वैल्यू तो मेरे अंदर भी है, क्योंकि वो स्त्री है तो मैं भी स्त्री हूँ, और स्त्री कुछ भी कर सकती है। डायलॉग हमने सुना है, ठीक है। और तीसरी स्त्री उसकी माँ है जो उसकी कोच है। पहले टाइम अलग था, कितनी भी लड़ाई हो जाए फिर भी दोनों फैमिली कोशिश करती थी कि प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने। डिवोर्स का नाम तो उनको पता भी नहीं होता था। अपने दादा दादी को पूछ के देखना, ये चीज उनके लिए बहुत ज्यादा नहीं है। इनफैक्ट अपने पेरेंट्स से, अपने मौसी या फिर बुआ के बारे में भी ऐसी स्टोरी सुनी होगी कि शुरू में तो परेशान लगते थे, काफी लड़ाइयाँ भी होती थी, लेकिन बच्चे बड़े हो गए तो सब कुछ ठीक हो गया। तो किसी भी कॉस्ट पर शादी चलाने का ये मतलब होता है कि मेनली लड़की को ये सारी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जैसे तैसे एडजस्ट करना पड़ेगा। वापस घर आने का या डिवोर्स का कोई ऑप्शन नहीं होता था और घर के बड़े मिलकर सब कुछ फैसले कर लेते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। बात ज्यादा आगे बढ़ जाए तो सीधा 100 नंबर पे कॉल किया जाता है और कोर्ट केस चलने लग जाता है। अब वुमेन की पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज्यादा अच्छा सिस्टम है, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ये बनाया गया है। लेकिन धीरे धीरे ये भी मिसयूज होने लगा है और आजकल हम फेक केसेस ज्यादा देखते हैं जिसमें लोगों के पास सफर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। पहले तो झूठे केसेस और एक्यूजेशन से सोसाइटी पे बदनामी होती है, चाहे आप लड़की को टच किया हो या फिर नहीं किया हो। खुद पुलिस वाले और लॉयर एडवाइस देता है कि अगर स्ट्रॉन्ग केस बनाना है जी तो डोमेस्टिक वायलेंस और डाउरी जितनी भी धाराएं लगता है लगवा दो, फैमिली के सारे मेंबर्स का नाम लिखवा दो, भुगतना तो लड़के वालों को ही पड़ेगा। और फिर कोर्ट कचहरी की चक्कर लगाते लगाते उसके जूते घिस जाते हैं। ना तो वो आदमी अपने जॉब पे फोकस कर पाता है और ना ही उसके घर में उसको चैन मिलता है। एलोमनी में तो आजकल 20-30 लाख से डिमांड शुरू हो जाती है। जो लड़की मॉडर्न और इंडिपेंडेंट फैमिलीज बनके डाउरी के ऑपोजिट करती थी, वो एलोमनी लेने में 1 मिनट भी नहीं लगाती, बल्कि कई लड़की ने तो इस चीज को बिजनेस बना रखा है। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लड़कियां सिर्फ झूठे केसेस करती है और लड़के वाले दूध के धुले होते हैं, लेकिन जो जेन्युइनली केस होते हैं ना, जिसमें लड़की एक्चुअली में परेशान होती है, वो लड़की हमेशा जल्दी से जल्दी उस लड़के और उसके परिवार से छुटकारा चाहती है। ये लड़के को जेल भिजवाने के लिए केस लड़ेगी और पैसा उसका प्रायोरिटी नहीं रहता है। बहुत सारे मैन तो इसलिए आजकल शादी नहीं करना चाहते हैं कि उन्होंने अपने आसपास ऐसे अगली डिवोर्स स्टोरी सुन ली है, जिसको सुनने के बाद उसको ये लगता है कि सिंगल ही बहुत बढ़िया है। भारत में प्रीनअप का भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए उनका कहना यह है कि अगर फंस गए तो इतनी मेहनत से जो कुछ बिल्ड किया है सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। अब ये न्यूज देखो, शादी की 1 दिन भी नहीं चली और एलोमनी में 50 लाख देने पड़े। और जो शादी नहीं करना चाहते हैं उनका एक और पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर शादी के बिना अगर जो नीड्स है वो मिल जाता है तो शादी करने का क्या मतलब है। लाइफ इतनी अनएफोर्डेबल हो चुका है, भारत में क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी खराब है, बच्चे पैदा करने का क्या ही फायदा है। और इसके अलावा एजुकेशन और करियर की वजह से शादी का जो एवरेज एज है वो भी काफी ज्यादा पुश हो चुकी है। अब मेरे हिसाब से भारत में मैरिजेस फेल होना ये एक रीजन नहीं है कि यहाँ पे अरेंज मैरिज ज्यादा होता है। इसके मल्टीपल रीजन है। जिन लोगों ने लव मैरिज की होती है उनकी भी शादी में प्रॉब्लम होती है। इनफैक्ट कई सारे केसेस में तो लव मैरिज अरेंज मैरिज से भी ज्यादा अगले हो जाता है, जहाँ उन कपल्स में मारपीट और गाली गलौज भी होता है। भारत में शादियां फेल ना हो इसलिए हमें सोसाइटल चेंजेस भी चाहिए और लॉ ऑफ फेयर भी बनना चाहिए। सबसे पहले तो शादी के फाउंडेशन को इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि ऐसी एक्सटर्नल प्रॉब्लम आए ही ना। और एक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा कम्युनिकेशन स्किल्स। चाहे अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज, शादी से पहले दोनों लोगों को एक दूसरे से अच्छे से जानना और समझने की मौका मिलना चाहिए। और ये चीज अब पेरेंट्स को समझ में आने लगी, इसीलिए ज्यादातर फैमिलीज अब लड़के लड़कियों को शादी से पहले मिलने देने लगे हैं। लड़का लड़की को ये मेक श्योर करना चाहिए कि शादी वाले जो बातें हैं वो काफी ओपन एंड ऑनेस्ट हो। कोई भी अपना बुरी बातें, बुरी साइड आपको सीधा नहीं बताएगा, अपने पास्ट को डायरेक्ट नहीं बताएगा। इसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और कुछ चीजें तो आपको ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा। मैंने ऐसा भी देखा है, अरेंज मैरिजेस के थ्रू 2 लोग मिलते हैं, रिश्ता भी पक्का हो जाता है,
लेकिन जब बाद में 2-3 महीने लड़का लड़की बात की तो उनको रियलाइज हुआ कि वो इतने कॉम्पेटेबल नहीं है और इसकी वजह से शादी कॉल्ड ऑफ हो जाती है। और मैंने ऐसा भी केसेस देखा है जिसमें लड़के लड़की की कुंडली मैच नहीं हो रहा है लेकिन उनके वाइब मैच हो जाता है, तो कॉम्पेटिबिलिटी लगी और उसके बेसिस पर उन्होंने शादी कर ली और बढ़िया चल रहा है। आपने शायद ये वाली क्लिप कहीं ना कहीं देखा ही होगा। The reason you get married is Yeah. primarily to have children. Right. Now, which means that you are introducing One of the this- reasons. No, primarily. The others are, companionship, whatever, but primarily. So you are introducing this genetic strain into your, family line. Right. So you have to know. So I wanted to know what are the diseases running in his family. At what age did uncles in his family lose their hair? What did Kanchan Chachi die of? So I would keep asking him all this, and he probably thought I'm very concerned about his family. She's all the time asking, Pintu Mama ko kya hua? All that. So I had this chart. That was one chart, the genetic chart. And then, And this chart I found after my marriage on the second day. that's not true. Yeah. No, you found another chart. There was a pros and cons of marrying him also. So I had all the advantages on one side and all the disadvantages. ये एक्चुअली में एक बहुत बढ़िया चीज है फिगर आउट करने के लिए कि आप एक दूसरे के लिए कितने कॉम्पेटिबल हो। हर पैरामीटर पर एक दूसरे को एनालाइज करो, एक दूसरे की क्या प्रेफरेंस है, वो आपस में कितना मैच करती है, दोनों को कैसा लाइफस्टाइल चाहिए, बच्चे चाहिए कि नहीं चाहिए या फिर चाहिए तो कब चाहिए। क्योंकि फैमिली वाले भी शादी के बाद प्रेशराइज करना शुरू कर देती है। और लड़की के लिए करियर कितना इम्पोर्टेंट है, क्या लड़की की जॉब के लिए लड़का रिलोकेट करना चाहेगा और दोनों की फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, लोन्स क्या है, लाइबिलिटीज क्या है। ये टफ कॉन्वर्सेशन है लेकिन पूरी जिंदगी के लिए अगर शादी कर रहे हो तो एक कॉन्वर्सेशन शादी से पहले करना बहुत जरूरी है। कई बार लड़की अपने शादी के बाद अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहती है, तो इस चीज में क्या लड़का कंफर्टेबल है, ये बात भी शादी से पहले डिस्कस हो जानी चाहिए। शादी के बाद रहना कहाँ है, पेरेंट्स के साथ रहना है या फिर अलग से रहना है, और अगर अलग से रहना है तो कौन कितना एक्सपेंसेस कैरी करेगा, पेरेंट्स कितने दिनों के लिए विजिट कर सकते हैं, दोनों के लाइफ में दोनों के साइड वाले पेरेंट्स कितना इन्वॉल्व होने वाला है। और फिर आपको एक दूसरे की आदतें नोटिस करना पड़ेगा, रूटीन नोटिस करना पड़ेगा, सामने वाला इंसान किसी भी चेंजेस से कैसे डील करता है ये भी नोटिस करना पड़ेगा कि एकदम से पैनिक हो जाता है या फिर कम रहता है। और इसी तरीके से एक दूसरे के साथ बात होगी तो एक दूसरे को अच्छे तरीके से जान पाओगे और एक दूसरे के साथ कितनी कंपेबिलिटी है वो पता चलेगा। सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के लुक्स और धन दौलत से मत पिघल जाना, पूरा दिमाग लगाना, क्योंकि ये पूरा जिंदगी की बात। तो हाँ, आज के लिए वीडियो इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर भी कर देना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पीस।